नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार हरियाणा मेगा कॉन्क्लेव 2024 में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार कौन बनेगा एमएलए और अब की बार किसकी सरकार। और इस सत्र में हम बात करने जा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के विकास को लेकर। महेंद्रगढ़ जिले के विकास में किस तरह की नई इबारतें लिखी गई, क्या कुछ काम अधूरे रह गए, उन्हीं पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर, आपका बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ राकेश यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और जो तीसरी चेयर इस वक्त आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पर आप पूर्व विधायक राव बहादुर जी जुड़ेंगे हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद। बातचीत की शुरुआत करते हैं और जिस तरह से पहला सवाल इसी लिहाज से होगा कि अब की बार किसकी सरकार और कौन बनेगा एमएलए। जब कौन बनेगा एमएलए की बात होगी तो पूछा जाएगा पिछले 5 बरस में क्या हुआ है। संतोष यादव जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है मैम, और पिछले 5 बरस में किस तरह से हुआ महेंद्रगढ़ जिले का विकास। चूंकि सरकार बनाने में अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो 3 विधायक यहां से बीजेपी के निर्वाचित हुए, 4 में से 3 बीजेपी के एमएलए जीते हैं, इस लिहाज से ज्यादा हिस्सेदारी यहां से होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कितना हुआ है विकास यहां का। माइक। सबसे पहले तो मैं सभी इस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के हाल में बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित बहनों और भाइयों का स्वागत करती हूं और साथ ही जनता टीवी के सभी व्यूअर्स का, डायरेक्टर, एडिटर्स, एंकर्स और सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी कर्मियों का मैं धन्यवाद करती हूं कि आप हमारी व्यूज जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी पार्टी ने 3 विधायक हैं, क्या कार्य किए। मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है और मुझे बताने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सेवा सुशासन पार्टी का मुख्य लक्ष्य रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के लक्ष्य को साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। मुझे खुशी है ये बताने में कि हमारे 2014 से पहले अगर मैं एजुकेशन की बात करूं जी, तो मेरे अटेली हलके में ही 2 महिला कॉलेज सरकार में नए बने और ऐसे हर हलके में महिला कॉलेज बने हैं। महिला कॉलेज की संख्या 72 कॉलेज से ज्यादा है पूरे हरियाणा में और हमारे चारों हलकों में महिला कॉलेज बने हैं। इसके साथ ही सरकार ने कौशल विकास के ऊपर जोर दिया है। मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट सेंटर महेंद्रगढ़ में बनाया गया है, सेलंगांव में, वो भी अटेली हलके में है। और अटेली हलके में जी सुजापुर गांव में हमने दलित भाइयों का ध्यान में रखते हुए अलग से आईटीआई बनाने का कार्य किया और एक आईटीआई जिसमें काफी ट्रेड्स हैं भोजावास बनाने में कार्य किया। तो इस तरह स्कूल्स अपग्रेड किए जहां होने थे और दूसरे भी क्लासेस इंजीनियरिंग साइड में भी हमारे लगी हैं। तो ये शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। हमारी बहनें जो पहले बॉयज में कोएड में नहीं पसंद करती थी पेरेंट्स उनको भेजना, वो हमारे गांव के परिवेश से ही हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज है और वो अपनी बाजरा की रोटी लस्सी पीकर जाती हैं, कॉलेज अटेंड करती हैं। और यूनिवर्सिटीज में भी मुझे कहने में बड़ा हर्ष है कि कनीना के कॉलेज की हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटीज में कोई टॉपर, कोई 3rd, 4th, 5th रैंक में बहुत सी बच्चियां हमारी आई हैं। तो शिक्षा के ऊपर बहुत जोर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति शिक्षा के पायदान पर चढ़कर आज देश का सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है। और ये भी गर्व है कहने में कि हमारे
बच्चे जी मैट्रिक में हो, नीट में हो, अब इन 3-4 सालों से देश को टॉप कर रहे हैं, ये खुशी है। जी। तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत विकास का कार्य हुआ। अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में भी पूरे प्रदेश में कार्य हुआ है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने का सरकार ने कार्य किया है। और हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में तो मेडिकल कॉलेज कवरियावास में लगभग बनकर तैयार है, 90% बन चुका है। और उसके साथ ही एम्स जो हमारे हलके के साथ ही महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल साथ ही जड़ में ही अटेली हलके के बजाड़ गांव के साथ ही एक एम्स की सुविधा शिलान्यास हुआ है। पिछले दिनों 5-4 महीने पहले शिलान्यास किया गया है। अटेली कस्बे की मैं बात करूं तो अटेली में हमने कनीना में 50 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया है। सीएचसी सेलंग गांव में बनाई है, पीएचसी दोंगड़ा गांव में बनाई है, पीएचसी कांटी गांव में है, सब सेंटर भी बनाए गए हैं। और ये सारी मैंने एक हलके की सुविधा बताई, ये सारे के सारे हलकों में है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं जी तो किसान जो पहले किसान थे, और मैं भी किसान की बेटी हूं, आज बहुत सुविधा किसानों को मिली है। किसान जब खेत में जाता है, मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करती हूं जहां पानी की बहुतायत नहीं रही, बहुतायत क्या पीने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं था। और इस सरकार ने लिफ्टिंग कर कर हमारी नहरों की सफाई करवाकर, पंप हाउसिंग की रिपेयर करवाकर, नए डलवाकर और टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य हुआ। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अटेली गांव के प्रॉपर गांव में जब हम नहर को देखने गए, क्योंकि नहरें चौधरी बंसीलाल जी के समय में खुदाई हुई थी और उसके बाद उसमें रेता सारा हो गया था, पेड़ पौधे से उग गए थे, हमें ढूंढना पड़ा कि नहर यहां से निकली होगी और फिर खुदाई करी। तो ये हमारे किसान के लिए और हमारे सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। और उसके साथ ही किसान फसल तो बो देता था, लेकिन आपदा के वजह से वो हमेशा ही उस लिल्ली छतरी वाला के सामने रहता था कि क्या होगा, फसल घर में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन अब एमएसपी 14 फसलों की एमएसपी सरकार ने देने का कार्य किया है। और ये पहली सरकार है जिसने किसी ने किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया हो। पेंशन बुजुर्गों को तो मिलती थी और आश्रितों को भी मिलती थी, सैनिकों को भी मिलती थी, लेकिन किसान की तरफ किसी ने नहीं सोचा कि इस बुजुर्ग की भी, इस किसान की भी पेंशन की जाए, जो हमेशा गर्मी में, सर्दी में, जाड़ा में, हमेशा खेत में अन्न की परवाह करता हुआ सारी इस हमारे जनता को पेट भरने का कार्य करता है। जनता के साथ पशु पक्षियों का भी वो पालक होता है। ये पहली बार इस सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया। ये किसान के लिए सुविधा है। और भी भावांतर भरपाई योजना भी सरकार ने दी। मंडियां नई बनाई गई, जहां नहीं थी वहां नई बनाई गई, सब्जी मंडियां भी बनाई गई। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले में सुंदरे गांव में वेजिटेबल एक्सेलेंस सेंटर बना, जो किसानों के लिए, किसानों को ट्रेनिंग देती है और साथ की साथ सब्जियों की नई पौध तैयार करती है। बागवानी का भी कार्य है। इसमें भी मुख्यमंत्री बागवानी योजना बनाई गई, जिससे बाग लगाने वाले किसानों को सुविधाएं दी जा सके, उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई गई। संतोष यादव जी, आपने कई महकमों को लेकर अपनी बात रखी है। शिक्षा से आपने शुरुआत की, फिर आप आए हेल्थ के ऊपर, और कृषि को लेकर भी आपने अपनी बात की। राकेश यादव जी बहुत आराम से सुन रहे थे तमाम चीजों को लेकर और सोच रहे हैं किन किन विषयों पर
जवाब दिया गया है और उस पर अब सवाल उठाना। राकेश यादव जी, हर एक महकमे को टच करते हुए संतोष यादव जी ने अपनी बात रखी है। जो चीजें गिनाई जा रही हैं और जिन चीजों की हकीकत है, उसके बीच में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं महेंद्रगढ़ के जिले के विकास के तौर पर? सबसे पहले तो हरियाणा का जो ये सबसे बड़ी पंचायत है, इसमें जो हमारे पंच बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम। जनता टीवी ने जो हमें मंच प्रदान किया है कि हम आपसे मिलकर के बात कर सके, उसके लिए हम जनता टीवी के और इनके सभी जो ओहदेदार हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। बहन जी तो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे तो अभी राजनीति में दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। हम तो मानते हैं जो बात सच होती है उसको जी। तो जहां तक शिक्षा का सवाल है, पहले इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी मजेदार लेटेस्ट, कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने 10 साल के जो किए हुए काम है वो उन्होंने एक जगह, अगर उनके पास अपने किए हुए काम भारतीय जनता पार्टी के पास होते तो जो कांग्रेस ने 10 साल में काम किए थे वो लिस्ट लेकर के वहां नहीं गिनाते। अब इसका असर क्या हुआ कि जो डीपीआरए के हमारे जो कर्मचारी थे उनको बेचारों को सस्पेंड कर दिया कि आपने जो हमारे को कांग्रेस ने जो काम किए थे उनकी लिस्ट पकड़ा दी। तो ये मानसिक दिवालियापन देखिए आप हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, कि जिनको ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। जहां तक हमारा इलाके का सवाल है, बहन जी ने कहा कि 4 महिला महाविद्यालय खोले हैं, तो मैं बहन जी से आग्रह करूंगा कि 4 महिला महाविद्यालय के नाम बता दें, कितना बजट सैंक्शन हुआ और किस दिन को शुरू हुआ, ये हमें बता दें ताकि हमें भी पता लगे। दूसरा, जो कह रहे हैं कि भाई स्कूल के अंदर शिक्षा का स्तर उन्नत किया गया है, पूरे हरियाणा में तकरीबन 750 स्कूल बंद हो चुके हैं और जो 10 साल का कांग्रेस का पीरियड था उसमें 1000 के करीब स्कूल अपग्रेड किए गए थे और नए स्कूल खोले गए थे, उनमें नए कमरे बनाए गए थे। इस 10 साल में एक भी कमरा सरकार के द्वारा नया नहीं बनाया गया। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, विद्यार्थियों की संख्या घट करके 70% रह गई है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल जो है वो पनप रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि नीट में जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं, ये बात ठीक है, हमारे एरिया के बच्चे जा रहे हैं उसमें, पर वो सब प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के नहीं गया है। तो ऐसी सूरत में इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, इन्होंने बताया कि हमारे वहां पे मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज को बनते हुए 10 साल हो गए, आज तक उसमें एक भी डॉक्टर कोई आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। तो जो बिल्डिंग 10 साल में पूरी नहीं हुई, जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, उसके बारे में इनको श्रेय नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब था जिसके बारे में सरकार ने कहा 10 साल हो गए, लॉजिस्टिक हब में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे जो जमीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं है, तो जो एक्वायर करनी थी इनको वो एक्वायर नहीं कर पाए हैं, उसकी कंसोलिडेशन भी नहीं कर पाए हैं। तो लॉजिस्टिक हब फेल हो गया। मनीठी के पास जहां पर एम्स के बारे में बताया कि एम्स हमने खोला, उसका शिलान्यास किया है उसका, तो आपको साफ साफ बता देता हूं कि वहां पर एम्स खोलने के लिए इतनी दिन तक लोगों ने धरना दिया, तकरीबन 1.5 साल तक लगातार। उसके बाद अब उसका शिलान्यास किया गया है 10 साल। जब 2014 में यह कहा गया था कि यहां पर हम जो है एम्स खोलेंगे, तो जिसका शिलान्यास करने में 10 साल लग गए, उसको बनने में कितना साल लगेंगे आप सोचिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि हमारे वहां पर एक ट्राउमा सेंटर बनना था नारनौल में, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल हमारे जिले में नारनौल में है। 10 साल में ट्राउमा सेंटर बनकर तैयार नहीं हुआ है। जो ट्राउमा सेंटर बनाया है उसमें कई मंजिल हैं, उनमें जाने के लिए कोई लिफ्ट का प्रोविजन नहीं रखा। तो जब तक लिफ्ट नहीं बनेगी तब तक वो वर्किंग उसमें नहीं आ सकता है। तो जो चीज वर्किंग में नहीं है उसका श्रेय भी सरकार को नहीं जाता है। बाकी इन्होंने फार्मर्स का बताया, तो जहां तक फार्मर्स की सम्मान निधि का सवाल है, अगर आप में से कोई किसान है तो वो साफ तौर पर जानता है कि जो यूरिया का कट्टा था, यूरिया के कट्टे का रेट बढ़ा दिया, उसका वेट कर दिया 40 किलो। हमारा इसी तरह से डीएपी का भी जो है वेट कम कर दिया और रेट बढ़ा दिया। तो किसान को सम्मान निधि देने का आप समझेंगे
कि हम बच्चे थे जब कहा करते कि धोती को फाड़ के रुमाल बना दिया। किसान की जो पगड़ी थी, पगड़ी तो समाप्त हो गई और उसकी जो उनको एक रुमाल का टुकड़ा दे दिया। इसको सम्मान नहीं कहते हैं। अगर सम्मान करना था तो दिल्ली में जब हरियाणा के किसान गए थे तो वहां पे लोहे की कीलें क्यों गाड़ी गई? किसानों का सम्मान सिर्फ कांग्रेस करती है और माननीय राहुल गांधी जी ने किसानों को एक ऐसा अवसर दिया कि किसान भी संसद में जा सकते हैं। वो संसद जहां पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जाते थे, वहां पर आज ये बात है कि किसान वहां पर जाकर के कांग्रेस की वजह से संसद में बात कर सकते हैं और संसद के ऑफिस को अटेंड कर सकते हैं। तो सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ दे दिया, 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए दिए। सम्मान का मतलब होता है किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से उनका व्यवहार होता है। किसानों के ऊपर लाठी मारी किसने मारी? हमारी सरकार ने मारी। दूसरा, हमारी आशा वर्कर्स गई, उनकी पिटाई इस सरकार ने की। जो क्लर्क गए उनकी पिटाई इस सरकार ने की। जो आज कंप्यूटर प्रोफेशनल तकरीबन 2800 बैठे हैं हड़ताल पर, उनको 16,000 रुपए मिलते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 16,000 रुपए में किसी बच्चे का पेट भरता है अगर कोई विवाहित है तो? उनके बारे में सरकार नहीं सोचती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसान के बारे में उन्होंने बताया बड़ी उन्नत खेती हो रही है। तो उन्नत खेती होगी किसान की तो सरसों जो प्रोड्यूस है, जो यील्ड है, वो बढ़ेगी ना। हरियाणा की कोई यील्ड नहीं बढ़ी। जहां तक वेजिटेबल का सवाल है और मंडी का सवाल है, अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले एक ऐसा तानाशाही फरमान जारी किया था इस सरकार ने। उसके बारे में अगर आप में से कोई वेजिटेबल वेंडर है या कोई सब्जी मंडी का आड़ती है तो वो समझ सकता है। एक माशाखोर शब्द होता है। माशाखोर का मतलब होता है जो जमीन पे चटाई सी बिछा के अपना सब्जी बेचते हैं। उस माशाखोर को कहा कि आपको मंडी की फीस 7,500 रुपए देनी होगी और जो रेडी लगाता है उसको फीस 2,500 रुपए देनी होगी जी। उसके बाद हरियाणा में हड़तालें हुई, वेजिटेबल मार्केट के लोग हड़ताल पे चले गए और उसके बाद ये सरकार झुकी और उनकी बातें मानी और उसको भी सस्पेंड किया है, हटाया नहीं है अभी। तो इन सब बातों से साफ जाहिर है कि जो हमारी सरकार है वो सिटीजन फ्रेंडली नहीं है, हमारे नागरिकों के हक में संतोष यादव जी इंटरफेयर करना चाहती हैं राकेश यादव जी। संतोष जी, लेकिन एक सवाल है, जिन चीजों का आपने जिक्र अपने ओपनिंग कमेंट्स में किया कि तमाम विभागों में काम हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो कह रहे हैं कि मार्जिन बहुत ज्यादा घट गया। वोट प्रतिशत की बात करें तो ये भी 13% से ज्यादा डाउन आया है। ये क्या कुछ दर्शाता है? मैं सबसे पहले तो एजुकेशन क्षेत्र में ये इन्होंने कहा कि कितनी लागत से बना, वैसे लागत मेरे से पूछनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं बताने का काम करूंगी कि 14 करोड़ 30 लाख की लागत से उनानी कॉलेज कनीना का बना है जी। 13.5 करोड़ की लागत से अटेली का कॉलेज बनने का कार्य हुआ है। 5 करोड़ 62 लाख की कीमत से सेलंकिया मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है जी। और 6 करोड़ की लागत से ITI भोजास बनने का कार्य हुआ है। 4.5 करोड़ की लागत से सुजापुर की ITI बनने का कार्य हुआ है, क्योंकि ये हमने मेहनत से बनाने का कार्य किया है और साथ के साथ संचालित करने का कार्य किया है। हमारी बेटियां ये कहते हैं कि वो घटी है और मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे यहाँ उनानी जो कॉलेज है कनीना का, उसमें सबसे ज्यादा बेटियां हैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जी। तो सारे हमारे कॉलेज हैं भरे हैं और अच्छे ट्रेड्स हैं, कौशल विकास के ऊपर जोर दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में हम बढ़े हैं। ऐसा वातावरण सरकार ने दिया है कि हमारे पेरेंट्स हैं उनको सुविधा हुई है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है और हमारे बच्चे टॉप करते हैं। मैं ये उस भूमि को सलाम करती हूँ जी। लेकिन संतोष जी, चुनावी नतीजे उस पर और भी बहुत सारे विषय इस पूरे अभी हेल्थ का और बताने का कार्य करूंगी कि हेल्थ में जैसे इन्होंने बताया कि अभी शुरुआत नहीं हुई है। जब नींव का पत्थर रखेंगे, बिल्डिंग बनेगी, तभी तो कार्य शुरू होगा। मैंने कहा है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 90% पूरा हो चुका है।
और वो 10% अभी हो जाएगा। लेकिन तो ये काफी दिनों बहुत- से 90% बहुत- वाला जो काम है काफी समय से लटका हुआ है। नहीं, इतना नहीं है, बड़ी जमीन लेने में भी समय लगता है। हमारे वहां जमीन ली गई, नारनौल के बिल्कुल पड़ोस में वो कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और जब मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थाएं बनती हैं, ये 4 कमरे का घर तो है नहीं, बड़ा इसी सेशन से इंस्टीट्यूशन वैसे है। शुरुआत होनी थी वो हो जाएगी, थोड़ा सा काम बाकी जी। है और हो जाएगी। और जिस चीज के शिलान्यास ही नहीं रखा जाए तो उसका कार्य कैसे पूरा होगा। शिलान्यास एम्स का रखा गया है, क्योंकि जब हम जमीन खरीदते हैं, कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ आ जाती हैं गड़बड़ियां, कहीं कुछ। अब हमारी सरकार ने ये कर रखा है कि कोई जोर जबरदस्ती तो किसी की जमीन की लेनी नहीं, मन किसान का बनाकर जमीन ली जाती है, तो समय लग ठीक गया है। है। जी। मेरा सवाल ये था संतोष जी कि इतनी सारी सफलताओं के बावजूद लोकसभा चुनाव के नतीजे उस तरह, जीत भले ही आपकी हुई है लेकिन जो वोट परसेंटेज में जो गिरावट आई है वो भी बहुत ज्यादा है। देखो, हर एक इलेक्शन अपनी परिस्थितियां लेकर आता है जी और हर एक इलेक्शन की अपनी हवा होती है, अपनी बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज होते हुए हम चुनाव हार जाते हैं। जी। लेकिन इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी सरकारों की हो जाती है। अगर हम एक ही जगह कार्य करते हैं तो वहां भी कई बार जनता का मन उब जाता है। इतना कुछ कार्य किया है, हो सकता है हम उनको अच्छी तरह प्रचारित नहीं करने पाए होंगे, अच्छी तरह बात नहीं करने पाए होंगे, लेकिन जनता ने मैंडेट दिया है। ठीक है। राकेश जी, सवाल यही आपसे भी है, इतनी सारी विफलताएं भी आपने गिनाई लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आप लोग हारे हैं। क्या ये जो कारण गिनाए गए हैं इनमें तमाम चीजों में, इसमें क्या गुटबाजी भी एक कारण रहा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हार का? राकेश जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर किसी को ये देखना हो कि 2 सरकारों ने कैसा काम किया है जी तो कांग्रेस की जो सरकार 10 साल चली हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उसका आप देखिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की देखिए। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 150 मेगावाट से बढ़ाकर के बिजली की क्षमता 550 मेगावाट की गई। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हमारे वहाँ महेंद्रगढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक थी और कई हजार करोड़ उसका बजट था उस समय। मैं तो ये 2 ही बता रहा हूँ, इसके अलावा दुनिया भर के काम हुए हैं। सैनिक स्कूल बना है, रेवाड़ी में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे स्कूल बने, बहुत सारे काम हुए हैं। पर जहाँ तक बहन जी ने खुद मांगना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी से अब लोग ऊब गए हैं और इसीलिए जो है कांग्रेस को ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला है, तो ये भी अच्छी बात है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं आ सकते। मैं तो कांग्रेस में भी कहता हूं कि हमें अपनी कमियों को मान करके ही किसी चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिल सकता। बात ये रही कि हरियाणा का इस बार का जो रिजल्ट है उसमें साफ है कि 46 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे मार्जिन से कांग्रेस जीतती है। तो इसका मतलब ये है कि 46 में तो कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा है और बाकी 20-25 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां पे ट्रायंगुलर फाइट हो गई या कुछ हो गई, इसकी वजह से कुछ हुआ। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, साफ तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में 2 या 3 नेता कोई भी स्टेट में है, वो अपने अपने रूप में अपना अपना काम कर रहे हैं और वो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसके संज्ञान में लाकर काम कर रहे हैं। जिनको जाना था, आप राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अलग अलग नेता जो काम कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के लिए और इन्हें बीजेपी जिस तरह से गुटबाजी कहती है, धड़ेबाजी कहती है, जूतम पैजार कहती है, आप ये कह रहे हैं आला कमान को सब कुछ पता है? मेरा साफ कहना है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मतलब बहन जी शैलजा जी कोई अपना वो कर रही हैं प्रचार, ये यात्रा वगैरह, उसके बारे में भी पता है हाई कमान को, और जो दीपेंद्र जी हुड्डा कर रहे हैं उसके बारे में भी हाई कमान को पता है। तो हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जो काम कर रहा है उसके बारे में सेंट्रल लीडरशिप को पता है। कोई एक पैसे की गुटबाजी नहीं है। जहां तक गुटबाजी के ऊपर हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि
भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी को छिपाने के लिए कांग्रेस की गुटबाजी को आगे ले आती है। आप भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी देखिए, हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी कितने दिनों से हमारे एरिया में घूम रहे हैं। उन्होंने 20 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बात की है। अपने इलेक्शन के बाद उन्होंने कह दिया कि मेरे जो जीतने में भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, ये तो मैं मेरे वर्कर्स की वजह से जीता हूं। ऐसा कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक नहीं कहा है। तो जो असली गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में है, पर हमारी बदकिस्मती ये है। लेकिन राकेश जी, हार तो स्वीकार इस बात से की गई ना कि लोगों ने भेदभाव किया, लोगों ने दगा दिया, इस वजह से हार हुई भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर। जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं उसी वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। संतोष जी भी इसमें कुछ बात जोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में अब पहले बीजेपी की चारों की चारों सीटें रही जी, अब की बार 3 सीटें हैं और हमारा ये क्षेत्र है पूरा राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है और इसमें जिस तरह से अंत्योदय के भाव को लेकर अंतिम व्यक्ति तक उसको ऊंचा उठाने का कार्य इस सरकार में हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जिस तरह से लोगों की जेब में पैसे जाते हैं जी, चाहे किसी को 2000 मिलते हो तो 2000 रुपए ही जाएंगे। हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जेब में जाते हैं। वो इस पार्टी में नहीं है और ये मार्गदर्शन करने का कार्य किया है कि किस तरह से 100 के 100% गरीब के खाते में जाते हैं, अंत्योदय है। और हमारे गरीब लोगों को जिस तरह से हमारी सरकार ने चिरायु योजना देकर, आयुष्मान कार्ड की योजना देकर हेल्थ की वो की है, इसी तरह से पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ाने का कार्य किया है और उनकी सेवा करने का कार्य किया है। इन्हीं में से एक मांग मैम ये रह गई, जो नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। 10 साल से लगातार आपकी सरकार है और ये मांग लगातार उठती रही। इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन इस दिशा में काम कहां तक आगे बढ़ पाया? मैं पहले ये बताना चाह रही हूं कि जो जिस तरह से सेवा और गवर्नेंस का एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है वो अनुपम है जी। और अब मैं आना चाहूंगी आपके सवाल के ऊपर कि जिला बनाने की डिमांड है। जो जो विकास चलता रहता है, डिमांड्स भी आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। तो हम पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ने वाले लोग बाग हैं। और 10 साल, लेकिन संतोष जी बहुत लंबा समय गुजर जाता है। 10 साल, इस पूरे 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। राकेश जी। सर, इसके बारे में सारी जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। हमारे मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी, मित्रों मेरे को इतने दिन का समय दे दो, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊं तो चौराहे पे मेरे जूते मारना। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्रोनिम्स को यूज करते हैं, जबकि उसका उस योजना से कोई लेना देना नहीं होता जी। जैसा सेंटर में है वैसा ही हरियाणा में भी है। जहां तक इन्होंने बताया कि क्या बता रहे, नारनौल को जिला अलग नारनौल को जिला बनाने की बात है, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि नारनौल ही जिला है, केवल नाम महेंद्रगढ़ का है, क्योंकि जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं सब नारनौल में है। और नारनौल से हेडक्वार्टर उठा के ले जाना है, या नारनौल के किसी भी हिस्से को, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो, अटेली का हो, कनीना को हो, उसको नारनौल से अलग करना किसी के बूते की बात नहीं है। तो ये बात अगर किसी ने कही है तो बिल्कुल गलत कही है और ये निराधार है। ठीक है। राकेश जी, एक मेरा सवाल है आपसे। हरियाणा कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब करके, उसमें आप भी शामिल हुए हैं, लेकिन इसके पलटवार में बीजेपी ने 11 सवाल आप लोगों से पूछा है कि आप बताइए कि आपके कार्यकाल में क्या कुछ विफलताएं रही, क्यों नहीं किसानों को सही एमएसपी मिल पाया, क्यों नहीं रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, पर्ची खर्ची का जिक्र उसमें किया गया, कानून व्यवस्था की बात उसमें की गई। सर देखिए, जहां तक मैं इसको पीछे से लेता हूं, जहां तक पर्ची और खर्ची की बात है, इसका कोई सबूत नहीं है। केवल चौटाला साहब के टाइम में हुआ था एक बड़ा, उसका वो नतीजा भुगत चुके हैं।
कांग्रेस के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन कभी नहीं लगा। जी जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि पर्ची और खर्ची नहीं चलती है, ये साफ बात का पता लगेगा जब ये सरकार चली जाएगी और लोग आगे आएंगे। जी। तानाशाह सरकार है, कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा क्या सवाल था ठीक है आपका? सर, समय इतने की इजाजत दे रहा है। एक आखिरी सवाल आप दोनों ही मेहमानों से। संतोषी, पहले आप, अब की बार किसकी सरकार और किस तरह से? अब की बार भाजपा सरकार, तीसरी बार भाजपा सरकार, और वो इसलिए कि इस सरकार ने जो आईना दिखाया है, विकास का एजेंडा सामने पेश किया है और विकास धरातल पर कर दिखाया है। बिना पर्चे बिना खर्चे हर गांव में 50-50, 60-60 बच्चे लगने का कार्य हुआ है। तो ये सरकार आएगी, युवाओं में जोश है और महिलाओं के लिए जो कार्य इस सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अनुपम है। जहां एक तरफ पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत हमारे गांव की है, हर दूसरे गांव की सरपंच महिला है, हर दूसरे वार्ड की पंच महिला है, और इससे आगे बढ़कर इनको निर्णायक भूमि में लाकर कि ये अपना विकास करें और सरकार को और अपने देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा करें। और ये पहली बार है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस गवर्नमेंट ने पास कराने का कार्य किया। पहले ऐसा होता था कि जब जब सेशन आता था कि हम 33% आरक्षण करवाएंगे, और इसको देखते देखते 15-16 साल चले गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूं आदरणीय मोदी जी का कि इस अधिनियम को आपने पास करवाया और आगे लागू करने का कार्य करेंगे। मैं ये हमारे सामने बहनें बैठी हैं, उनको भी धन्यवाद करती हूं, उनको भी बधाई देने का कार्य करती हूं, और हमारे भाइयों को भी बधाई देने का कार्य करती हूं कि जब महिला और पुरुष एक कदम ताल से चलेंगे तो देश का विकास और आगे होगा, और जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, उसको हम पाने में कामयाब होंगे। ठीक है राकेश जी, लास्ट 30 सेकंड सर, अब की देखिए, बार जहां किसकी तक सरकार? महिला के सम्मान का सवाल है, हमारे हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है वो आप सबको याद रखना चाहिए। सेंटर की बीजेपी सरकार में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम अगर कोई महिला जानती होगी तो उसे पता होगा कि उन्होंने क्या किया। तो ऐसी सरकार है जो केवल महिला सम्मान की बात करती है, और जब महिलाओं को तकलीफ होती है तो उनके पास खड़ी नहीं होती। जो लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करके जेल में जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनको फूल की मालाएं पहनाई जाती है। ये है नारी का सम्मान। ठीक। जहां तक सरकार की बात है, मैं ये कह रहा हूं साफ तौर पर कि सरकार बनाना काम नहीं होता किसी भी नेता का है, किसी पार्टी का। पार्टी के काम होते हैं एक वैचारिक क्रांति करना और एक विचार को आगे लाना, संविधान को बचाना। तो अब की बार कांग्रेस की सरकार की बजाय अब की बार होगी जनता की सरकार। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। महेंद्रगढ़ में आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है ये सभी लोग देखना चाहते हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में आने के लिए।